देखो, अब मैंने जैसा आपको बताया कि आपको 2 दिन हमने टास्क दिया था 21 और 22 को। मैंने बोला था आपसे कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका काम है टास्क कंप्लीट करना। अगर आप टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं, तो फिर आपका पढ़ने का भी कोई खास मतलब है नहीं। आप मत पढ़िए, लेकिन टास्क कंप्लीट करिए, ठीक है? सारे टास्क सबके कंप्लीट होने चाहिए। अब ये वाला टास्क सिर्फ 25 स्टूडेंट्स ने सबमिट किया, मीनू, नितिन, सकलेन और ये 2 लड़कियां हैं जो कि जिनका नाम नहीं दिखा रहा है। आप लोग प्लीज अपना प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए पहले, ताकि ये टास्क जो आप लोग भेजते हो वो आपका नाम सही दिखाए। सुमित उन्नाव का स्टूडेंट है, त्रिशा ये प्रयागराज मेजा की स्टूडेंट है। तो इस तरीके से जो भी स्टूडेंट्स ने सबमिट किया, इट्स वेरी गुड। सबसे पहले जिसने टास्क सबमिट किया वो है अभिषेक साहू। देखो, अभिषेक साहू ने सबसे पहले टास्क सबमिट किया, जो है 22 तारीख को। हमने 21 तारीख को ये अपलोड किया था, उसके तुरंत बाद इसने अपलोड कर दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका जो है टास्क अपलोड करना डेली बेसिस पे। और वेरी गुड अभिषेक, अब सभी लोगों को टास्क करना ही करना है। दीपक ने भी सेम टाइम पे किया हुआ है, आशुतोष कुमार ने भी सेम टाइम पे किया हुआ है। तो टास्क आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है? अदरवाइज आदित्य शर्मा मेरा डिलीट कर दीजिए। कौन सा डिलीट करना है? आदित्य शर्मा जावा टास्क, ये वाला। आदित्य शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद, अच्छा, चलो डिलीट हो गया, ठीक है? तो सभी स्टूडेंट्स अपना टास्क जरूर कंप्लीट करें, अदरवाइज फिर दोबारा हम आपको जो है क्लास ज्वाइन करने नहीं देंगे। आप डेली वाइज अपना टास्क कंप्लीट करिए सभी लोग। अब जैसे मैंने टास्क दिया हुआ था पिछले टाइम, मैंने कुछ टास्क दिए हुए थे। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आज लिखवाना चाहूंगी जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, क्योंकि जब तक हम लिखवाएंगे नहीं आपको प्रॉपर वो चीजें समझ नहीं आएंगी। सभी लोग जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखेंगे मेरे साथ, नोट्स बनाइएगा। और सभी का नोट्स आज क्लास के लास्ट में जितने भी लोग रुकेंगे वो अपना नोट्स दिखा के तब जाएंगे। तो आप भी दिखाएगा कि आप लोग क्या नोट डाउन कर रहे हो। और कल जो है आपकी 2 क्लासेस चलेंगी। एक मॉर्निंग में भी आपकी क्लास चलेगी, एक इवनिंग में भी क्लास चलेगी, ठीक है? बताओ, ठीक है सबके लिए? मॉर्निंग में एक 9 बजे से क्लास चला दें या 8:30 बजे से? 8:30 बजे से एक क्लास चला दें आपका कल के लिए, क्योंकि परसों हम लोग रहेंगे नहीं, हम लोग थोड़ा सा बाहर रहेंगे। नो मैम, सब बोले नो मैम, नो बोल रहे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी मर्जी। अभी बंद, नहीं नहीं अभी मुझे ठीक है, ठीक, ओके, इट्स टोटली ओके। देखो, तो मुझे सबसे फर्स्ट आपको कुछ नोट्स लिखवाने हैं, और उस उन नोट्स में सबसे पहले हम आपको लिखवाना चाहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। जैसा हमने आपको बताया था, चलो मैं पहले एक टास्क करके आपको दिखा देती हूँ। क्या बोल रहे हो? ओके, तो देखो, सबसे पहले मैंने जो टास्क दिया हुआ था वो टास्क मैं एक बार करके आपको दिखा दूं, ताकि आप जो मैं टास्क लिखती हूँ उसका आप मतलब समझ जाओ। शायद सबको समझ में नहीं आता होगा कि मैं क्या लिखती हूँ तो उसका क्या मतलब होता है। पहले टास्क, ये पहला टास्क है, सभी लोग इसको देखेंगे और समझेंगे। पहला टास्क मैंने बताया था कि क्रिएट 4 इंस्टेंस वेरिएबल इन क्लास नेम्ड var x। var x नाम की आपको एक क्लास बनानी है। नोटपैड हम ओपन करते हैं और आज आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि यही बेसिक सी चीजें हैं। आपको अगर क्लास ऑब्जेक्ट किस वेरिएबल को कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, किस क्लास को कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, किस मेथड को कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। हाँ रंजीत, संडे को भी क्लास चला था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सब मिला जुला के हमें यही समझना होता है कि क्लास के अंदर मेथड्स कैसे बना सकते हैं, मेथड्स को कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, यही सारी चीजें हैं इसमें, और कुछ नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि ये आप पढ़ते जाइए और पढ़ के आप उसको समझते जाइए। जैसे हमने लिखा था कि क्रिएट 4 इंस्टेंस वेरिएबल इन अ क्लास। एक क्लास में 4 इंस्टेंस वेरिएबल बनाने हैं, और एक क्लास होगी जिसका नाम होगा var x। तो आप देखिएगा, हमने ये सभी लोग, आप लोग साथ में बनाइएगा, हमने एक क्लास बनाया और इसका नाम लिखा var x। ऐसे ही क्लास बनाएंगे।
इसको सेव कर देते हैं। सेव करेंगे हम किस नाम से, तो varx.java नाम से हम इसको सेव करेंगे। आई होप कि इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो varx.java नाम से हम इसको सेव करेंगे जावा फोल्डर के अंदर। सारे प्रोग्राम्स हम रखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ varx.java, ठीक है, varx.java। अब ये प्रोग्राम है हमारा, हमने इसको सेव कर दिया। अब मुझे 4 इंस्टेंस वेरिएबल बनाने हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल का क्या मतलब होता है, सभी लोग रिप्लाई करेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जो वेरिएबल कहाँ बनाए जाते हैं, क्लास के अंदर, मेथड के अंदर, या कहाँ पे, क्लास के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर नहीं। मेन फंक्शन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर जो क्लास बनाया जा, जो वेरिएबल्स बनाए जाएंगे उन्हें हम लोकल वेरिएबल्स कहेंगे। जो जो वेरिएबल क्लास के अंदर डायरेक्टली बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। हमने कहा था 4 वेरिएबल बनाना है आपको, इंस्टेंस वेरिएबल, और क्लास के अंदर, मेन के बाहर, मेन के मेथड के बाहर, क्लास के अंदर इंस्टेंस। यस, हमने बोला था इंट ए बी और फ्लोट सी डी, सेम ऐसे ही आपको 4 वेरिएबल्स बनाने थे। हमने बना दिया इंट ए बी और फ्लोट सी डी। इसमें आप ये भी चेक कर लो कि क्या और कोई मेथड वगैरह बनाने को कहा गया है, तो हाँ, इसमें कहा गया क्रिएट 2 मेथड विद इन द क्लास। उसी क्लास के अंदर 2 मेथड्स भी बनाने हैं। एक मेथड जिसका नाम होगा एड नम, और एक मेथड जिसका नाम होगा सब्ट्रैक्ट नम। इट्स टोटली ओके। हमने लिखा एड नम। आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या हम सिर्फ ऐसे लिख के ऐसे लगा देंगे कर्ली ब्रेसेस तो ये मेथड बन जाएगा? नो। हर मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है, ध्यान देने वाली बात है। हर मेथड का क्या होता है, एक रिटर्न टाइप होता है। जिस मेथड का रिटर्न टाइप नहीं होता, हर मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है। जिस मेथड का रिटर्न टाइप नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। हर मेथड का अपना एक रिटर्न टाइप होता है, उसे हम रिटर्न टाइप कहते हैं। रिटर्न टाइप का मतलब है कोई भी डेटा टाइप आप मेथड के पहले यूज करते हो, किस टाइप का मेथड है, नॉर्मली ऐसे समझ लो। तो हम वाइड भी एक डेटा टाइप है, हमने लिख दिया वाइड, बेसिक सा डेटा टाइप। एक और मेथड बनाना है, हमने लिखा वाइड, और वाइड के बाद हमें एक और दूसरा मेथड जो हमने आपको नाम दिया हुआ था सब्ट्रैक्ट नम। तो आपने एक और मेथड बना दिया सब्ट्रैक्ट नम। देखो, दूसरी क्लास में इन मेथड्स को बनाने का कहीं भी बात नहीं लिखा गया है। अब मतलब दूसरी क्लास में हम बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, दूसरे प्रोग्राम जब देखेंगे तब बनाएंगे। अभी के लिए बेसिक समझते हैं। तो समझ गए, ये प्रोग्राम में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, क्रिएट 4 इंस्टेंस वेरिएबल इन अ क्लास नेम्ड varx। varx नाम का क्लास बनाया। इंट ए बी हमने बना दिया, फ्लोट सी डी हमने बना दिया, क्रिएट 2 मेथड्स विद इन द क्लास हमने बना दिया। पहले का नाम एड नम, दूसरे का नाम सब्ट्रैक्ट नम। एड नम का काम क्या है, टू ऐड 2 इंटीजर वैल्यूज। यही जो 2 इंटीजर वैल्यूज हैं इन्हें ऐड करना। सब्ट्रैक्ट नम का काम क्या है, टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्लोट वैल्यूज, मतलब ये वाली जो 2 फ्लोट वैल्यूज हैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना। एंड टेस्ट द फंक्शन बाय कॉलिंग इन मेन फंक्शन। इट्स टोटली ओके, बस इतना सा प्रोग्राम था। अब बताइए आप कि 2 वेरिएबल, आप सबको रिप्लाई करना है, एवरीवन जिसने भी प्रीवियस क्लास की हुई है। हमने 2 वेरिएबल बनाया, इंट ए और बी। किस टाइप का वेरिएबल है, हम कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल है। कोई भी पूछे कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है तो आप एक लाइन का डिफिनीशन बता सकते हो। वो वेरिएबल जो वेरिएबल डायरेक्टली क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं उन्हें ही हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। साथ ही साथ और बहुत सारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड होके आती हैं, जैसे कि परसों मैंने एक का एग्जांपल बताया था। जैसे पहला है कि इंस्टेंस वेरिएबल को आप वैल्यू नहीं भी दोगे, मतलब बिना इनिशियलाइज किए भी अगर कहीं पे यूज करोगे तो यूज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही साथ उसे डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो हर इंस्टेंस वैल्यू में अपना डिफॉल्ट वैल्यू रहता है, ऐसा मान लो, लेकिन लोकल वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रहता। नेक्स्ट, इंस्टेंस वेरिएबल को अगर मेन फंक्शन में कॉल करना है जो कि स्टैटिक टाइप का मेथड होता है, तो वहां कॉल करते वक्त आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताइएगा आप, इस मेथड के अंदर हम ए और बी वेरिएबल को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा?
इस मेथड के अंदर, इस वाले मेथड के अंदर ए और बी वेरिएबल को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? नितिन विश्वकर्मा गलत बता रहे हो तो। विकास चौधरी ने जैसे सही बताया, रोहित ने गलत बताया, AI ने सही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सही बताया, रागिनी ने सही बताया। तो सीधा सा मतलब है डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और एक और मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये बन गया स्ट्रिंग टाइप के एरे का आर्ग्यूमेंट AR, ये बन गया हमारा। अब बताओ इस मेथड के अंदर ए और बी को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? इस मेथड के अंदर, यहाँ इस मेथड के अंदर ए और बी को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? तो कहोगे कोई तो सही बताए। हाँ, वेरी गुड। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। याद रखो इस मेथड के अंदर, क्योंकि क्योंकि ये ए और बी नॉन स्टैटिक मेथड है, क्योंकि ये फ्लोट सी और डी नॉन स्टैटिक मेथड है। तो अगर ये नॉन स्टैटिक मेथड नहीं है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, तो अगर आप इन वेरिएबल्स को इन स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल करने की सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब कॉल कर पाओगे, लेकिन ऐड नम और सब्ट्रैक्ट नम के अंदर डायरेक्टली कॉल कर पाओगे। चलो, तो a इक्वल्स टू हमने लिख दिया 50 और b इक्वल्स टू हमने लिख दिया 70। इन दोनों को ऐड करना था तो हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और a और b को प्लस करना है तो हम लिख देते हैं a प्लस b। ये हो गया हमारा एक स्टेटमेंट। सब्ट्रैक्ट नम के अंदर क्या करना था, मैंने लिख के दिया हुआ था। सब्ट्रैक्ट नम के अंदर दो फ्लोट टाइप की जो वेरिएबल्स हैं उन्हें माइनस करना है। तो चलो पहले हम मैम स्टैटिक वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू रहता है? हाँ रहता है। डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक और नॉन स्टैटिक रहने से मतलब नहीं है। डिफॉल्ट वैल्यू ये क्लास के अंदर है कि लोकल है? अगर क्लास के अंदर है तो चाहे स्टैटिक है चाहे नॉन स्टैटिक है, डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी। अगर मेथड के अंदर है तो चाहे स्टैटिक है चाहे नॉन स्टैटिक है, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसके अंदर सी और डी को वैल्यू देना है तो लिख दो सी इक्वल्स टू 50 और डी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 30। ठीक है, ये भी सही है। अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू देना है तो लिख दोगे 50.5, लेकिन हमें जब 50.5 लिख रहे हो तो डबल हो जाएगा, और डबल टाइप की वैल्यू को फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते तो हमें लगाना पड़ेगा f। ऐसे ही हमने लिख दिया 30.5 और यहाँ लिख दिया f। इन दोनों को माइनस करके प्रिंट कराना था तो हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और माइनस करना है मतलब c माइनस, बस इतना सा करना था। सिंपल सा ये प्रोग्राम था। और मैंने कहा था कि दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को प्लस करिए, हो गया। दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स को माइनस करिए, हो गया। और लेकिन अगर हम इसको रन कराएंगे, मान लो इसमें हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसको हमने लिख दिया हेलो, तो आप मुझे बताइए कि इस प्रोग्राम का आउटपुट सिर्फ हेलो आएगा कि 120 और 20 ये भी आएगा? रिप्लाई, तीनों मेथड्स का आउटपुट आएगा कि सिर्फ हेलो आएगा? तो हम कहेंगे सिर्फ हेलो आएगा, सिर्फ हेलो आएगा, एरर नहीं आएगा, सिर्फ हेलो आएगा। तो सिर्फ हेलो आएगा, ओके। हमें सिर्फ हेलो नहीं प्रिंट कराना है, हमें फंक्शंस की टेस्टिंग करनी है। तो चलो पहले वाले फंक्शन की टेस्टिंग करते हैं, सही चल रहा है कि नहीं, फिर दूसरे वाले फंक्शन की टेस्टिंग करेंगे, सही चल रहा है कि नहीं। तो अब बताओ कि इस मेथड को हम मेन मेथड के अंदर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? तो सभी लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेंबर है और स्टैटिक मेंबर के अंदर कॉल किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाओ, हमने लिखा var x ऑब्जेक्ट v इक्वल्स टू न्यू, और फिर हमने लिख दिया var x, पैरेंथेसिस लगाया, सेमीकोलन, बन गया ऑब्जेक्ट। किस नाम का ऑब्जेक्ट बन गया? v नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। किस नाम का ऑब्जेक्ट बन गया? v नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। अब v नाम का जब ऑब्जेक्ट बन गया तो हम क्या कर सकते हैं? हमने लिख दिया v डॉट, अब कैसे कॉल करेंगे हम? ऐड नम को पहले कॉल करके टेस्ट करना है, तो बताओ कैसे कॉल करेंगे? v के साथ डॉट लगाएंगे, हमें लिखेंगे v डॉट, और फंक्शन की कॉलिंग जैसे की जाती है वैसे, तो हम बस लिख देंगे उसका नाम और सेमीकोलन, ये हो गई फंक्शन की कॉलिंग।
तो ये पहले वाले फंक्शन की टेस्टिंग हो गई, और आप रन करा के चेक करोगे तो पता चलेगा फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं। तो फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं, रन कराने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट से रन कराना पड़ेगा। राइट क्लिक करो, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी। आई होप किसी को रन कराने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी, क्यों, रन तो करा लेते होगे, है ना। अब रन कराने में किसी को दिक्कत नहीं होती होगी। और फिर इसको कंपाइल करा लिया, इसको रन कराना है तो ये करा लिया, और आंसर आ रहा है 120, मतलब कि सही काम कर रहा है ना, मतलब सही काम कर रहा है। ऐसे ही दूसरे वाले फंक्शन की टेस्टिंग करनी है, तो इसको हमने क्लोज कर दिया और दूसरे वाले फंक्शन की टेस्टिंग कर लो। तो फंक्शन, दूसरा वाला फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम है सबट्रैक्ट नम, तो ये हो गया दूसरा फंक्शन, सेमीकोलन लगा दिया। और क्योंकि कोडिंग में चेंज किया हुआ है तो फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल किया, फिर से रन कराया, आंसर आया 20.0। तो ये हो गया हमारा दोनों फंक्शन की टेस्टिंग। जब भी आपको फंक्शन की टेस्टिंग करने को कहा जाए तो ऐसे ही आप टेस्ट कर करके चेक करेंगे कि सही काम कर रहा है, सही कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? रिप्लाई वंस। ये प्रोग्राम क्लियर है सबको? ओके, सबको क्लियर है, वेरी गुड। अभी हमें क्या करना है कि ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने क्या किया कि, क्या बोल रहे हो, अभी हमने क्या किया, दोनों फंक्शंस को कॉल कर करके हमने टेस्ट किया। हम अभी देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। आउटपुट बस ऐसे लिख के आ जा रहा है 120 20। हम इससे पहले, अब ये 120 और 20 क्या है, हम उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब होता है, जैसे हम जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ में आप फॉर्मूला कहते हो ना, कि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, है ना, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना कि ये वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा। ये सेम सेम लैंग्वेज हम अपने मैथ्स में यूज करते हैं कि ये हमें पहले से क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, फिर इसको हम अपने फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला में अप्लाई करने के बाद हमें जो है क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। तो वही सेम चीज प्रोग्राम में भी की जाती है, उसके लिए हमें कोडिंग लिखना पड़ता है, और मैथ्स वाले के लिए हम नॉर्मली अपने पेन से कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये वैल्यूज को हम कहेंगे कि इनपुट है, ये पहले से दिया हुआ है, इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आया उसे हमने प्रिंट करा दिया। तो वही मैथ्स के जो आप फॉर्मूले सॉल्व करते हो, उन्हीं को जल्दी सॉल्व करने का तरीका है प्रोग्राम कैलकुलेशंस। तो ये जो आपसे कभी भी कोई पूछे कि ये 120 क्या है, तो आप कहोगे एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। एक्सप्रेशन कह लो या कैलकुलेशन कह लो या कुछ भी कह लो, ये एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। एक्सप्रेशन का मतलब जहाँ कई वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स और कई चीजें मिलके कोई वैल्यू जनरेट करती हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे c माइनस डी एक एक्सप्रेशन है। तो जब भी हम एक्सप्रेशन कभी नाम लें तो आप समझ जाइएगा कि ये हम क्या बोल रहे हैं। अब मुझे इसके रिजल्ट से पहले, जैसे 120 है तो हमें इस रिजल्ट से पहले एक स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट कराना है। जैसे अभी क्या हो रहा है, 120 प्रिंट होके आ जा रहा है, हमें ऐसे प्रिंट कराना है कि एडिशन रिजल्ट इज कॉलन और 120। तो इसमें मुझे ये बताइएगा कि क्या एडिशन जो लिखा है वो किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट है, रिजल्ट जो लिखा है वो किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट है, इज जो लिखा है वो किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट है, ये कॉलन जो लिखा है वो किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट है? क्यों नहीं ना। ये सारी जो एडिशन रिजल्ट इज कॉलन ये लिखा हुआ है, ये तो किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट है नहीं। एक्सप्रेशन का रिजल्ट तो 120 है ना। ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग मैसेज है, जिसको हम कह सकते हैं कि नॉर्मल एक मैसेज है जिसे सेम उठाना है और ऐसे ही स्क्रीन पे पटक देना है। तो जब भी हमें कोई मैसेज डिस्प्ले कराना होता है तो हम उस मैसेज को हमेशा डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखते हैं। हमेशा हम उस मैसेज को कहाँ लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखते हैं। तो ये एक्सट्रैक्शन बता दीजिए, एक्सट्रैक्शन एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन कहते हैं इसको, एक्सप्रेशन। तो देखो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जो ये सारी चीजें, ये सब, ये पूरी वैल्यू जो एक नॉर्मल एक्सप्रेशन है
सॉरी ये नॉर्मल मैसेज है, इसको हम उठाएंगे और इस डबल इन्वर्टेड के अंदर ऐसे ही लिख देंगे। तो डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा हुआ हर मैसेज क्या बन जाता है, स्ट्रिंग मैसेज बन जाता है। स्ट्रिंग मैसेज एज इट इज कैलकुलेट नहीं होती हैं, वो दोबारा कंपाइलर के द्वारा इवेल्युएट नहीं होती हैं, वो नॉर्मल सा क्या होता है कि वो वैसे ही उठता है और स्क्रीन पे आपको दिख जाता है। अब जब इसके साथ किसी भी स्ट्रिंग मैसेज के साथ जब आपको किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट दिखाना हो, जहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत है कंपाइलर को, तो उसे हम एक साथ कॉन्केट करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम a प्लस बी को डबल इन्वर्टेड के अंदर लिख देंगे, एडिशन रिजल्ट इज a प्लस बी। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ये पूरा मैसेज ऐसे ही स्क्रीन पे दिख जाएगा। मतलब a प्लस बी इवेल्युएट नहीं होगा, ए प्लस बी इवेल्युएट नहीं होगा, वो भी नॉर्मल स्ट्रिंग मैसेज की तरह आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाएगा। हमें इसको इवेल्युएट करना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को यहाँ से निकाल देंगे और इस रिजल्ट को हम प्लस ऑपरेटर से स्ट्रिंग मैसेज के साथ कॉन्केट करते हैं। हमने लिखा प्लस प्लस, मतलब इस स्ट्रिंग मैसेज के साथ आपको एक एक्सप्रेशन को के रिजल्ट को जोड़ना है। अब जो है एक पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसे पहले जो है हमारा कंपाइलर या कंपाइलर में भी सेम कंडीशन है, पहले उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसके अंदर हम लिख देंगे a प्लस बी। बात समझ आए? मतलब ये पूरा रिजल्ट पहले स्क्रीन पे दिख जाएगा, फिर उसके साथ एक एक्सप्रेशन, मतलब एक एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। कौन सा एक्सप्रेशन, a प्लस बी। तो a प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा वो इस स्ट्रिंग मैसेज के साथ कॉन्केट हो जाएगा। सभी को ये बात समझ आई? कॉमा से नहीं, यहाँ पे प्लस से किया जाता है। वैसे ही जैसे मान लो यहाँ पे हमें एक मैसेज कॉन्केट करना है तो हम डबल इन्वर्टेड लगाएंगे और इसके पहले लिख देंगे कि सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज। अब ऐसे सही नहीं है, हमको इस सी माइनस डी को, हम सी माइनस डी को ऐसे भी नहीं लिख सकते कि सी माइनस डी, नहीं तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। हमें इसको सी माइनस डी को इसके साथ प्लस करना है, तो हम पूरा जो स्ट्रिंग मैसेज दिखाना है दिखा देंगे, फिर प्लस ऑपरेटर लगा देंगे जिसे हम एक कॉन्केटनेशन ऑपरेटर भी कहते हैं, और फिर सी माइनस डी को एक ब्रैकेट में रख देंगे। ब्रैकेट का मतलब है कि ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसे आपको इवेलुएट करने की जरूरत है। तो ये हो गया हमारा एक प्रोग्राम जिसे हम क्या कर सकते हैं, रन कराओगे तो अभी आपको एक डिफरेंट एक स्ट्रिंग मैसेज के साथ रिजल्ट मिलेगा जो यूजर को समझने में आसानी होगी। लाइक सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज 20। क्लियर है ये सबको? प्लस एक ऑपरेटर है, प्लस एक ऑपरेटर है जिसे हम कहते हैं कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सबको समझ आया। अब जैसे मान लो कि हमें ऐसे लिखना है, हमें ऐसे लिखना है कि एडिशन, ऐसे समझना, एडिशन ऑफ 50 एंड 70 इज 120। बताओ, एडिशन ऑफ 50 एंड 70 इज 120 कैसे लिखेंगे? कौन कौन मुझे बताएगा? एडिशन ऑफ 50 का मतलब 50 नहीं है, ए वेरिएबल की वैल्यू। 70 का मतलब 70 नहीं है, बी वेरिएबल की वैल्यू। 120 का मतलब 120 नहीं है, ए प्लस बी की वैल्यू। ऐसे करना है, तो कैसे लिखेंगे? दोनों मेथड एक साथ, एक चीज मैं बताता हूँ, दोनों मेथड एक साथ कैसे प्रिंट कराएंगे हिमांशी, उसके लिए कुछ नहीं करना है। ये जो हमने ये किया हुआ है इसको हटा देंगे, दोनों एक साथ कॉल हो जाएगा। हमें एक एक को करना था तो हमने एक को कमेंट करके दूसरे को ओपन कर दिया। बताओ ये कौन कौन बताएगा, ये ऐसे कैसे लिखेंगे? स्ट्रिंग में नहीं लिख सकते। फरहान ने जैसा सही बताया, वेरी गुड फरहान। एडिशन ऑफ ए, अशिका ने गलत बताया। एडिशन ऑफ ए एंड प्लस, रागनी द्विवेदी ने सही बताया, यस वेरी गुड। तो कैसे लिखेंगे कि एड ऑफ 50 एंड 7, नहीं नगीना ऐसे नहीं करना है, 50 एंड 70 नहीं लिखना नहीं है, ए और बी की वैल्यू उस जगह पे प्रिंट करानी है। नितिन ने जैसा सही बताया, तो हम ऐसे लिखेंगे जैसे एडिशन कोई एक्सप्रेशन नहीं है
ऑफ कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसे हम नॉर्मली पहले डबल इन्वर्टेड के अंदर रखेंगे। तो डबल इन्वर्टेड के अंदर हमने लिख दिया एडिशन ऑफ। अब जो 50 है वो 50 नहीं है, वो एक स्ट्रिंग मैसेज नहीं है, वो एक वेरिएबल की वैल्यू है। तो वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे प्लस, और इसके साथ वेरिएबल की वैल्यू को कॉन्केट कर देंगे। तो वो वेरिएबल है हमारा ए, हमने लिख दिया प्लस ए। अभी यहाँ पे हमारा मैसेज खत्म नहीं हुआ, इसके बाद हमें और दूसरा मैसेज कॉन्केट करना है। तो उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज एंड कॉन्केट करना है। तो जब भी आप किसी स्ट्रिंग मैसेज के बाद किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू को जोड़ रहे हो, या किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन के बाद किसी स्ट्रिंग मैसेज को जोड़ रहे हो, दोनों कंडीशन में प्लस लगाना पड़ेगा। अब ए के बाद हमें प्लस करना है एंड, तो हमने फिर से प्लस लगाया और डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा एंड। डबल इन्वर्टेड के अंदर एंड क्यों लिखा? क्योंकि एंड एक मैसेज है, हमने स्पेस दे दिया। तो फिर हमें लिखना है अब 70। 70 क्या है? 70 बी वेरिएबल की वैल्यू है, तो हमने लिखा फिर से प्लस और बी। अभी मैसेज खत्म नहीं हुआ, बी के बाद हमें फिर से प्लस करना है इज, तो हमने बी के बाद फिर से प्लस लगाया और डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा इज। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ हमने एक स्पेस भी दिया ताकि बी की वैल्यू प्रिंट होने के बाद एक स्पेस के बाद इज आए। अब इज के बाद हमें फिर से प्रिंट कराना है एक्सप्रेशन का रिजल्ट, किसका? ए प्लस बी का। तो हमने फिर से प्लस लगाया, और क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन में कई वेरिएबल यूज हुए हैं तो उनको हमने पैरेंथेसिस में लिखा ए प्लस बी। ये पूरा हम लिख देंगे कहाँ पे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर, और ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने एडिशन रिजल्ट इज ए प्लस बी, इसको हमने हटाया और इसकी जगह पे हमने ये पूरा लिख दिया एडिशन ऑफ ए एंड बी इज। अब देख सकते हो ए हाईलाइटेड है, बी हाईलाइटेड है, ए प्लस बी हाईलाइटेड है, मतलब इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ये एक्सप्रेशंस है, ए बी इज, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर ऐसे। क्लियर है सबको? तो इसको एक बार रन कराते हैं, और इसको रन कराने के लिए मैं ऐड नम वाले को ओपन करना पड़ेगा और इसको हम कमेंट कर देते हैं। इसका रिजल्ट अभी नहीं देखना चाहते हैं हम, तो कमेंट कर दिया और हमने रन कराया। फिर से एक बार कंपाइल कराना पड़ेगा, और कंपाइल कराने के बाद फिर रन कराना पड़ेगा। सो एडिशन ऑफ 50 एंड 70 इज 120। अभी वैल्यू बदल देंगे तो वैल्यू हर जगह बदल जाएगी। हमने लिख दिया 40, यहाँ पे हमने वैल्यू बदल के लिख दिया 70, तो बदल गया। हम फिर से इसको कंपाइल कराते हैं और हमने लिखा एडिशन ऑफ 40 एंड 70 इज 120। अब देख सकते हो 40 से पहले कोई स्पेस नहीं है, एंड से पहले कोई स्पेस नहीं है, इज से पहले कोई स्पेस नहीं है। तो इसके लिए जो स्ट्रिंग मैसेज है उसी में एक एक स्पेस बढ़ा दो। जैसे ऑफ के बाद एक स्पेस बढ़ा दिया, एंड के बाद एक स्पेस बढ़ा दिया, इज के बाद एक स्पेस बढ़ा दिया, ऐसे वैल्यू प्रिंट हो गया है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ये टास्क सबको क्लियर है? कैसे लिखा जा रहा है, तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे आप टेस्ट करेंगे, ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखो, ध्यान से पढ़ोगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो इसमें आप लोग पढ़िए। और ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन ये प्रोग्राम सबको अपने लैपटॉप में करके और सबमिट करना है। स्क्रीनशॉट ना ही लें आप लोग, आप लोग खुद से करिएगा और सबमिट करिएगा। अभी तो मुझे ये सारे स्टूडेंट्स को की तरफ से ये मुझे टास्क चाहिए, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है जब एक बार, तो आप लोग खुद से करिएगा और सबमिट करिएगा। अब देखिए दूसरा वाला टास्क क्या कह रहा है? कह रहा है क्रिएट 4 इंस्टेंस वेरिएबल इन अ क्लास। ठीक है, हमने फिर से एक क्लास बनाया, हमने लिखा क्लास, हमने लिख दिया टास्क 2, और टास्क 2 नाम का हमने एक क्लास बनाया, टास्क 2_22। तो ये हमने एक क्लास बनाया। इस क्लास के नाम से इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। अब थोड़ा सा जल्दी बताती हूँ और उसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने क्या किया। ये हमने कॉपी किया, सेव किया, इस नाम को दिया, .java एक्सटेंशन लगाया, सेव कर दिया। कि कहा हुआ है कि 4 इंस्टेंस वेरिएबल बनाइए। अब आई डोंट थिंक कि किसी को भी कंफ्यूजन होगी
4 इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है, हमने 4 इंस्टेंस वेरिएबल बना दिए। ये हो गया 4 इंस्टेंस वेरिएबल। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कोई दूसरा मेथड बनाने की बात नहीं कह रहा है, कह रहा है क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट ऑफ वेर एक्स नेम। अच्छा, मतलब मान लो वेर एक्स नाम की क्लास इन्होंने ली हुई है, चलो हम वेर एक्स ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वेर एक्स। बस यहाँ पे वी को स्मॉल कर देते हैं क्योंकि पहले से वेर एक्स हम बना चुके हैं। तो ये हो गया हमारा एक नई क्लास वेर एक्स। अब हमें क्या करना है कि ये हमारी नाम की, इस नाम की हमारी क्लास है। तो हमने क्या किया कि कह रहा है कि आपको इसमें दूसरा मेथड बनाने की कहीं भी बात नहीं की गई है। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट का मतलब कि ये सब मेन फंक्शन के अंदर बनाना है, और कहीं ना कहीं मैंने लिखा भी होगा कि मेन फंक्शन में बनाइएगा। अच्छा, नहीं लिखा है तो मेन फंक्शन में बनाना है। अब देखो, हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हमने लिख दिया स्ट्रिंग, और ये पैरेंथेसिस लगाया, यहाँ लिख दिया args, और ये बन गया हमारा मेन फंक्शन। ये बन गया हमारा मेन फंक्शन। और वी कैपिटल रहेगा, क्लास है ना। अच्छा, लो कैपिटल कर देते हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड, तुम लोग मुझे क्लियर कर दिया करो। तो देखो, अब हमें क्या करना है? कह रहा है क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट ऑफ वेर एक्स नेम्ड v1 एंड v2। कह रहा है कि वेर एक्स जो कि एक क्लास है, उसका आप 2 ऑब्जेक्ट बनाइए। पहले ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा v1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा v2। इट्स टोटली ओके, टोटली ओके। लुक, हम लिखेंगे वेर एक्स, पहले ऑब्जेक्ट का नाम कह रहा है v1 इक्वल्स टू न्यू वेर एक्स, ये बन गया पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट वेर एक्स v2 इक्वल्स टू न्यू, फिर से वेर एक्स, ये बन गया दूसरा ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको? अब मुझे बताइएगा कि v1 के साथ ये चारों वेरिएबल्स एक बार डिक्लेयर होंगे, फिर v2 के पास भी ये चारों वेरिएबल एक बार डिक्लेयर होंगे। कल मैंने ये बात बार बार समझाई थी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास का ऑब्जेक्ट हम जितनी बार क्रिएट करते हैं उतनी बार क्लास के मेंबर्स के लिए मेमोरी इनिशियलाइज होता है। क्लास के मेंबर्स का मतलब है ये इंटीजर और फ्लोट वेरिएबल्स। मतलब कि जितनी बार आप var x नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार इन वेरिएबल्स के लिए मेमोरी स्पेस अलग अलग डिफाइन होगा। मतलब v1.a अलग बनेगा, अलग मेमोरी स्पेस पे रहेगा, और v2.a अलग मेमोरी स्पेस पे रहेगा, v1.b अलग मेमोरी स्पेस पे रहेगा, और v2.b अलग मेमोरी स्पेस पे रहेगा। मतलब कि 2 अलग अलग वैल्यू आप इसमें स्टोर करा सकते हो। अब ये क्या कह रहा है उसको हमें समझना है। प्रोग्राम में आगे मैंने यही बताने के लिए आपको बताया था, एड 2 इंटीजर वैल्यू बाय v1 ऑब्जेक्ट। फिर कह रहा है कि एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्लोट वैल्यू बाय v1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर वैसे ही आपको ये भी काम करना है, एड 2 इंटीजर वैल्यू बाय v2 ऑब्जेक्ट और सब्ट्रैक्ट 2 फ्लोट वैल्यूज बाय v2 ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अभी बताइएगा a b और c d वेरिएबल में क्या वैल्यू है? ए बी सी डी वेरिएबल में क्या वैल्यू है? ए बी सी डी वेरिएबल वैल्यू में क्या वैल्यू है? तो आप लोग कहोगे कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू है। इसमें क्या वैल्यू है? इन सारे में अभी डिफॉल्ट वैल्यूज है क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल्स है। अब हमने क्या किया कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, सपोज हम लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इन दोनों वेरिएबल्स को जोड़ दें, हम लिख दें addition of int values is प्लस। अब मुझे बताइएगा, क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस बी? कौन कौन कहेगा ये प्रोग्राम सही है? डायरेक्टली लिख सकती हूँ a प्लस बी? कौन कौन कहेगा ये प्रोग्राम सही है? प्रोग्राम सही नहीं है, डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं फरहान, डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? वेरी नाइस रंजीत गुप्ता, गलत बताया तुमने। दीपक ने सही बताया, आज पहली बार। कौन हो तुम दीपक? तुम जो है हमेशा सही गलत बताया करते हो, आज तुमने सही बताया, वेरी गुड। हमने लिखा v1.a और v1.b। तो v1.a अभी कोई वैल्यू तो है नहीं, तो वैल्यू मिलेगी आपको 0।
ऐसे ही v1.b, अभी कोई वैल्यू तो है नहीं तो आपको वैल्यू मिलेगी 0, तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, तो ठीक है, ये इस प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा क्या, 0। अगर मैं ऐसे लिख दूंगी v1.a इक्वल्स टू 40 और कॉमा लगा के यहीं पे हमने लिख दिया v1.b इक्वल्स टू 50, तो अब इस प्रोग्राम का रिजल्ट, क्योंकि v1 ऑब्जेक्ट के अंदर जो a नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो गई 40, ऐसे ही v1 ऑब्जेक्ट के अंदर जो b नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो गई 50, तो अब इस प्रोग्राम का रिजल्ट आने लगेगा 90। अब इस प्रोग्राम का रिजल्ट आने लगेगा क्या, 90। क्लियर है? लेकिन आप ये मत समझिएगा कि v1.a की वैल्यू चेंज करने से a वेरिएबल की वैल्यू बदल गई, v1.b की वैल्यू चेंज करने से b वेरिएबल की वैल्यू बदल गई। नो, दैट मीन्स मैं क्या अभी बोली हूँ उसको आप ऐसे समझिए। अगर मैं लिखूं system.out.print और फिर मैं यहाँ लिखूं एडिशन ऑफ int values, यहां लिखते हैं by v1 object, by v2 object is अब देखो v2 ऑब्जेक्ट से एक बार कॉलिंग करके आपको दिखाती हूं मैंने लिखा v2.a प्लस v2.b। अब मुझे बताओ कौन कौन मुझे बताएगा कि इस प्रोग्राम, इस वाली लाइन का रिजल्ट 90 आएगा कि 0 आएगा? इस वाली लाइन का रिजल्ट 90 आएगा कि 0 आएगा? सबको बताना है, सबको, एवरीवन। एक लड़का मिला जिसने 90 बताया, जिसका नाम है मोहम्मद सकलेन। गलत बताया तुमने। क्या आएगा? श्वेता तिवारी ने गलत बताया। क्या आएगा? 0 आएगा, 90 नहीं आएगा, 0 आएगा। अभी अभी मैंने बोला, ऐसा मत समझिएगा कि आपने पहले ऑब्जेक्ट, आपने यहाँ पे a की वैल्यू चेंज किया तो इस a की वैल्यू बदल गई, आपने यहाँ b की वैल्यू चेंज किया तो इस b की वैल्यू बदल गई। नो, क्योंकि अभी भी v1 आपने जो वैल्यू चेंज किया है वो v1 ऑब्जेक्ट के a वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है, वो v1 ऑब्जेक्ट के b वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है। अभी भी इंस्टेंस वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू ही है। मतलब आप अभी इस प्रोग्राम को रन कराओगे, यहाँ प्रिंट ln लगा लो तो दो अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। क्या बताया है सबने 0 बताया है, बिकॉज v2 ऑब्जेक्ट हैज डिफॉल्ट वैल्यूज। यस, तो सबने बिल्कुल सही बताया। वेरी गुड स्टूडेंट्स। हमने लिखा, इसको फिर से एक बार कंपाइल करते हैं, var x, अच्छा इसको सेव हमने दूसरे नाम से करा दिया है, task2_22 नाम है इसका। तो हमने लिखा जावा सी task2_22.java, ये हमारा प्रोग्राम है। अच्छा सॉरी, कॉमा हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, दो अलग अलग वैल्यूज पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, सेमीकोलन लगाएंगे। फिर से एक बार कंपाइल कराते हैं, तो हमने लिख दिया कंपाइल कराया, एंड दिस इज द प्रोग्राम। इसको रन कराते हैं, हमने लिखा जावा, और रन कराते वक्त हम क्लास का नाम यही लिखेंगे। तो हमने लिखा var ex, देखो कहीं पुराने वाले का आउटपुट ना आने लगे। तो ये आ रहा है, एडिशन ऑफ इंट वैल्यू बाय v1 ऑब्जेक्ट इज 90 एंड v2 ऑब्जेक्ट इज 10। क्लियर है? यहाँ पे मैं लिख दूँ a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। अब बताओ रिजल्ट क्या आएगा? इस वाली लाइन का रिजल्ट 90 आएगा कि 30 आएगा? इस वाली लाइन का रिजल्ट 90 आएगा कि 30 आएगा? 90 की 30, 90 की 30, सबने बोला 90। वेरी नाइस, 90। और इसका रिजल्ट क्या आएगा? 90 आएगा कि 30 आएगा कि 0 आएगा? 90 आएगा कि 30 आएगा कि 0 आएगा? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम, फिर से एक बार कंपाइल कराते हैं। कंपाइल कराया, फिर से हमने रन कराया, और वैल्यू आया 90 और यहाँ पे आया 30, क्योंकि पहले से जैसा मैंने बताया था, अभी एक सेकेंड, शायद कराया था ना, रन कराया, ठीक है। तो 90 आया और 30 आया, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यूज अब नहीं है, वैल्यूज तो दे दिया है ना हमने। तो a इक्वल्स टू 10, 100%। जब भी आप इस u का, इस ऑब्जेक्ट का, इस वेरिएबल का किसी भी ऑब्जेक्ट से इसे एक्सेस करोगे तो इसमें 10 मिलेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस करोगे तो इसमें 20 मिलेगा। ठीक है?
क्लियर है सबको? ऐसे ही मैंने आपको दो और टास्क बोले हुए थे। मैंने बोला था दो और लाइन करने को, मतलब जैसे V1 ऑब्जेक्ट का यूज करके यहाँ हमने दोनों को प्लस किया, V2 का यूज करके दोनों इंटीजर वेरिएबल्स को प्लस किया, वैसे ही बोला था हमने कि V1 का यूज करके इन दोनों फ्लोट वेरिएबल्स को माइनस करना, फिर V2 का यूज करके भी इन दोनों फ्लोट वेरिएबल्स को माइनस करना, और माइनस करके चेक करना कि वैल्यूज अलग अलग आ रही कि सेम आ रही है। सबको क्लियर है? अब सभी लोग ये दोनों प्रोग्राम्स कर लेंगे, ठीक है? सभी लोग ये दोनों प्रोग्राम्स कर लेंगे, सभी लोग ये दोनों प्रोग्राम कर लेना, और करके सब लोग सबमिट करेंगे। अभी 93 लोग क्लास कर रहे हैं, मुझे 93 कल टास्क सबमिट हुए चाहिए, ठीक है? कुछ ऐसे हैं जो कि बस जो है सो जाते हैं ज्वाइन करने के बाद। आप बोलिए। चलो कट करते हैं इसको, इसको सेव करते हैं। और ये हमने आपको बता दिया, फ्लोट में ऑब्जेक्ट से डिफाइन करने पर एफ लिखना होगा। हाँ, फ्लोट में चाहे ऑब्जेक्ट से, देखो ये तो कॉलिंग का फर्क पड़ रहा है। जो हम V1 डॉट लिख रहे हैं उसको हम कहते हैं स्कोप, मतलब ए वेरिएबल का स्कोप यहाँ पे है ही नहीं, इसके अंदर अंदर है ही नहीं, तो इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को लिख देने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसमें आप कोई एफ जो वैल्यू आप विदाउट एफ इनिशियलाइज कर सकते हो या विथ एफ इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये V1 डॉट लिखने का मतलब तो ये है कि ए वेरिएबल का इस स्कोप जो था वो यहाँ तक नहीं था, इसलिए ऑब्जेक्ट से हमने कॉल किया, ठीक है? ओके, अब देखो, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, टास्क वेयर आई कैन डाउनलोड टास्क क्वेश्चन, वेयर टू अपलोड। अच्छा अच्छा, सब पिछली वाली वीडियोस तुम एक बार चेक कर लो फरहान, उसमें सारे हमने कराए हुए हैं। तो एक बार मोहम्मद सकले एक बार टास्क चेक कर लीजिए, सबका टास्क चेक करूंगी मैं, पहले आप लोग सबमिट तो कीजिए। अब देखो, बात करते हैं हम दूसरे वाले वेरिएबल्स की, कि देखो अब एक एक वेरिएबल हमने आपको बताया था इंस्टेंस वेरिएबल, सभी लोग लिखेंगे थोड़ा सा। इंस्टेंस वेरिएबल, instance variables is the variable declared within the class, within the class out of the out of the all methods, out of the all methods। जिस भी लाइन का मतलब समझ नहीं आया आप तुरंत मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूंगी। ओके, तो इंस्टेंस वेरिएबल इज द वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास आउट ऑफ द ऑल मेंबर्स। ओके, instance variables, instance variables are accessible, are accessible by all methods declared, declared within same class, declared within same class directly, या यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख के यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर डायरेक्टली एक्सेसिबल, instance variables are directly accessible by all methods declared within the same class. Instance variables, instance variables a non-static, ऐसे लिखो, a non-static instance variables cannot be accessed, cannot be directly accessed, cannot be directly accessed within a static function, ठीक है? A non-static instance variables cannot be directly accessed, a non-static instance variable cannot be directly accessed within a static method, within a static method like main, like main. To call the variables, to call the variables, to variables or access the variables, to access the variables, sorry, to access the variables you have to declare, we have to declare object of the class, object of the class, object of the class first, ठीक है?
ये एंड कह सकते हो कि ऑल इंस्टेंस वेरिएबल्स, all instance variables of class variables of class has default values। अब सबका डिफॉल्ट वैल्यू हमने आपको बताया है, वो आप देख सकते हैं। हमने लिखा क्लास क्लास टेस्ट क्लास टेस्ट क्लास टेस्ट क्लास, और ये बना दिया हमने, ये हमने लिख दिया इंटीजर ए सेमीकोलन फ्लोट बी। This is the instance variable, this is the instance variable। क्लियर सबको? ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा हो तो इसका स्क्रीनशॉट, एक बार में स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर दूसरा बताएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली। हो गया? सबने ले लिया? ओके। दूसरा हमने लिखा लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल्स are those variables which are declared within a function, function कोई मेथड कहते हैं, within a function block like हमने लिखा void यहाँ लिख दिया void टेस्ट फंक्शन और इसमें लिखा इंटीजर ए, इसको हम कहेंगे लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट इज all local variables should have a value, should have a initialized value before use। ठीक है, तो सारे लोकल वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसे देनी पड़ती है क्या? वैल्यू। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। अब देखो स्टैटिक वेरिएबल हम किसे कहते हैं? स्टैटिक वेरिएबल हम किसे कहते हैं? स्टैटिक वेरिएबल्स are those variables, static variables are always declared with static keyword, always declared with static keyword। ठीक है, तो static variable normally, एक सेकेंड, स्टैटिक वेरिएबल नॉर्मली आप पहचानोगे कैसे कि ये एक स्टैटिक मेथड है, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है? कैसे पहचानोगे? किसी भी वेरिएबल के पहले अगर स्टैटिक लग गया, किसी भी मेथड के पहले अगर स्टैटिक लग गया, तो हम उसी को क्या कहते हैं? स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स हमेशा स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं। अब जैसे मेरी बात समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास यही एक मेथड है, हमने यहाँ इंटीजर को हमने यहाँ लिख दिया स्टैटिक, तो बताइए कि अब ये इंटीजर जो ए वेरिएबल और ए और बी वेरिएबल था हमारे पास, अब ये वेरिएबल कैसा वेरिएबल बन गया? अब ये वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल बन गया। अब ये वेरिएबल कैसा वेरिएबल बन गया? अब ये वेरिएबल को हम कहेंगे स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल होने का ये मतलब नहीं होता है कि इसमें डेटा टाइप नहीं लिखा जाएगा। जैसे कई स्टूडेंट कई बार गलती से ऐसे लिख देते हैं स्टैटिक ए, तो ये सही मेथड नहीं है, क्योंकि स्टैटिक ए कोई बात नहीं हुई, डेटा टाइप हर वेरिएबल के साथ होना ही चाहिए, एडिशनल प्रॉपर्टी है स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक आप बनाना चाहते हो तो लिखोगे इंटीजर स्टैटिक ए। अब इसका स्टैटिक का क्या मतलब होता है? देखो स्टैटिक का मतलब ही होता है फिक्स, स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है? फिक्स। जैसे हमने बताया कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, अब स्टैटिक समझाते हैं स्टैटिक क्या होता है। जैसे मेरी बात समझिएगा, हमने लिखा कि हमने लिखा सपोज, सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि आपको अगर
आपको अगर किसी भी इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने लिख दिया यहाँ पे ए जहाँ पे ए एक स्टैटिक वेरिएबल है, और एक हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसको हटाते हैं पहले, चलो लिखा हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए। तो क्योंकि ये जो मेन मेथड है वो एक स्टैटिक फंक्शन है, हम इसको कॉल करना चाहें, इसका नाम है टास्क 222, हमने लिखा टास्क 222 डॉट जावा। देखो रन कराया, कोई एरर नहीं आया, कोई एरर नहीं आया। स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करने के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं किए जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक का मतलब है आउट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट से उनको कोई मतलब नहीं है। आपको अगर स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी कॉल करना है ना, तब भी आपको कभी भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको एक बार ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल करके देखते हैं। हम अगर यहाँ यहीं पे ऐसे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे लिख दूं मैं सी, तो क्या सी कॉल हो जाएगा? बताओ, क्या मुझे 0 आंसर आएगा? 0.0 आंसर में मिलेगा? सी कॉल हो जाएगा? तो आप कहोगे नहीं, कॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक स्टैटिक मेथड नहीं है। इसको कॉल करने से पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका ऑब्जेक्ट? इस क्लास का ऑब्जेक्ट। हमने लिखा varx v इक्वल्स टू न्यू varx और यहाँ पे हमने लगा दिया पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ये हो गया। आपको यहाँ पे कॉल करने से पहले लगाना पड़ेगा। जैसे मैं अगर इसको इस यहाँ पे चलो लगा देती हूँ println, और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। हमने इसको एक बार रन कराया, फिर से कंपाइल कराते हैं। ये कंपाइल कराया और आप देख सकते हो कह रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट, मतलब सी को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते आप। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना पड़ेगा। हमने लिख दिया v डॉट सी। अब बताओ सही है? अब बताओ सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सी जो है वो एक नॉन स्टैटिक मेंबर है, तो आपको हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या अगर हम लिख देंगे v डॉट ए, तो ये भी सही है, ये भी v डॉट ए, क्या ये भी सही है? हम एक बार इसको फिर से कंपाइल कराते हैं और फिर से हम इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आ रहा है 10 और 0.0, तो ये भी सही है। आप जो जो स्टैटिक मेंबर्स हैं उन्हें आप ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के अलावा आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत आपको अलग से नहीं पड़ेगी। क्लियर है सबको? अब देखो, तो फिर अंतर कहाँ दिखा? ठीक है, तो फिर अंतर कहाँ दिखा कि हमने ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर लिया, फिर ऑब्जेक्ट बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर लिया। अंतर कहाँ पे दिखा? अंतर तो कहीं दिखा नहीं। ये तो मान लो हम पहले भी ऐसे कर रहे थे, अभी भी हम ऐसे कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया, जैसे मैंने यहाँ 2 ऑब्जेक्ट बना दिए, चलो हमने लिख दिया varx v2 इक्वल्स टू न्यू varx। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ अभी आपको। और हमने यहाँ पे लिखा कि मान लो अभी मैं ये वाली लाइन यहाँ से v डॉट ए वाली लाइन यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं println। ठीक है, सी को कॉल किया गया है, ध्यान दीजिएगा, सी एक नॉन स्टैटिक मेंबर है। मैं अगर लिख दूं v डॉट, और चलो सी में कोई वैल्यू यहाँ भी डिफाइन कर देते हैं, हमने लिख दिया 30.30 लिख देते हैं, 30 इनिशियलाइज हो जाएगा। हमने लिख दिया या 30 के अलावा मैं इसमें 1 इनिशियलाइज कर देती हूँ, चलो कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, ऐसा मत समझना। हमने लिख दिया v डॉट सी इक्वल्स टू 20। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बार फिर से प्रिंट कराऊं, मैं लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ही लिख देती हूँ, प्रिंटलन, और मैं लिख दूं v2 डॉट सी। मुझे आंसर बताएंगे सभी लोग, यहाँ पे क्या आंसर आएगा और यहाँ पे क्या आंसर आएगा, दोनों साथ बताइएगा। आप सबको पता है, अभी आप देख चुके हैं। क्या आंसर आएगा? वेरी नाइस। सब 1 और पे इरर नहीं आएगी, बिल्कुल। क्या आंसर आएगा? वेरी नाइस, सबने सही बताया कि सबने सही बताया, वेरी गुड। सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ। हाँ, वेरी गुड। तो सबने सही बताया। कोई कह रहा है हेलो, कहीं और जी रहे हो क्या? हाँ, देखो,
तो फ्लोट वैल्यू में है तो एफ लगेगा। देखो चलो समझ जाओगे अभी। जैसे मान लो हमने इसको रन कराया और हमने यहाँ पे लिखा, रन कराते हमने लिखा जावा सी स्पेस टास्क 2_22 रन कराया, कंपाइल कराया एंड इट इज करेक्ट। हमने लिखा टास्क नो, टास्क से रन नहीं कराना है, क्लास का नाम कुछ और है, तो हमने लिखा var_x रन कराया, तो आ रहा है 20.0 1.0, इट्स टोटली ओके। अब मेरी बात एक बार ध्यान से ये भी समझिएगा, अगर हमने इसी को ऐसे लिखा, हमने लिखा कि v.a, या हम v.a भी लिख सकते हैं तो करेक्ट है, और हम डायरेक्टली a भी लिख सकते हैं तो करेक्ट है। ये आप क्लियर रखिएगा, मतलब स्टैटिक को ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल करोगे तो करेक्ट है, और विदाउट ऑब्जेक्ट भी डायरेक्टली भी एक्सेस हो जाएगा, किसी स्टैटिक ब्लॉक में भी और नॉन स्टैटिक ब्लॉक में भी हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो अभी क्या है कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे v.a, या फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ a, इतना क्लियर है सबको कि v.a भी लिख सकते हैं और a भी लिख सकते हैं। 1.0 कैसे? फ्लोट वैल्यू है त्रिशा, तो सॉरी परी, तो जब भी फ्लोट वैल्यू को कभी भी स्क्रीन पे प्रिंट कराओगी ना 0.0 लग के आएगा, ठीक है। तो a भी लिख सकते हैं, v.a भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया v.a से ज्यादा समझ आएगा, इक्वल्स टू v.a इक्वल्स टू 10, तो पहले से है, लिख दिया 30, v.a इक्वल्स टू 30 और फिर प्रिंट कराया। हमने लिखा सिस्टम, इसको मैं बंद कर देती हूँ नहीं तो कई आंसर आने लगेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। लिखती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे लिख दिया v.a, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी दोबारा प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ लिख दिया v2.a। अब मुझे आंसर बताओ कि अब मुझे आंसर बताओ क्या आएगा आंसर। अब मुझे आंसर 1 क्यों नहीं आया, v.c में 1 क्यों नहीं आया, आया तो 1। अच्छा v.c में 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि v.c बदल चुके थे, 30 कर चुके थे। तो अब क्या आंसर आएगा, 30 और 10 आएगा। सभी लोग कह रहे हैं 30 और 10, 30 और 10, यस 30 और 10 आएगा। क्या बोल रहे हैं सभी, क्या बोल रहे हैं, 30 और 10 आएगा, 30.0 10.0, नो 30.0, यस नो, इट्स इंटीजर वैल्यू, तो 30.0 क्यों कह रहे हो, मतलब हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो। इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा रहे हो तो 30.0 कहां से आ गया, 30 सिर्फ 30 और 10 आएगा। सभी बोल रहे 30 और 10 आएगा, लेकिन 30 और 10 नहीं आएगा। हमने रन कराया और हमने लिखा जावा सी स्पेस टास्क 2_22.java और रन कराया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। हमने लिखा जावा स्पेस var ex और रन कराया। आंसर क्या आया, 30 और 30, इट इज स्टैटिक। आप एक बार अगर आपने यही, आप चाहे तो आप जो है यही आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो v.a, या आप डायरेक्टली भी लिख दो a, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे बात का कंक्लूजन समझना, 30 और 30 जो आया, इस पूरे बात का कंक्लूजन समझना। इस पूरी बात का कंक्लूजन ये है कि एक लाइन में आप समझिएगा, जब भी हम कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स बनाते हैं, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए उसका मेमोरी स्पेस अलग अलग बनता है, लेकिन जो हम स्टैटिक वेरिएबल्स बनाते हैं उनका हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस नहीं होता, उनका सिर्फ एक ही स्पेस होगा, एक मेमोरी, एक बार उसको स्पेस मिलेगा बस। हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार मेमोरी स्पेस उसको नहीं दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट से स्टैटिक वेरिएबल में चेंज करें, वो आपको हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो नॉन स्टैटिक मेंबर रहेगा, नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल रहेगा, तो उस टाइम पे एक ऑब्जेक्ट से किसी वेरिएबल में किया गया चेंज दूसरे ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। This is the conclusion of static and non-static. Okay? तो चाहे आप a और a लिखें, चाहे आप v.a और v2.a लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे अलग अलग मेमोरी है ही नहीं, तो एक बार जब चेंज कर दोगे तो उस मेमोरी में वैल्यू बदल गई, तो फिर बार बार आपको वही दिखे, 30 और 30 दिख रहा है। तो इस तरीके से स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में हम अंतर कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि आपने मैं एक बार ऐसे समझा देती हूँ कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक क्लास बनाई, और क्लास के अंदर आपने कुछ वेरिएबल्स बनाए। आपने लिख दिया, आपने एक क्लास बनाई, आपने लिख दिया टेस्ट क्लास, और इसके अंदर आपने कुछ वेरिएबल्स बनाए। आपने लिखा इंटीजर ए, और एक बनाया आपने स्टैटिक फ्लोट बी, तो इसमें होगा क्या? अब मान लीजिए आप कहीं पे भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आप इस क्लास का 2 बार ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। आपने एक बार लिखा कि टेस्ट टेस्ट T1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। फिर आपने एक बार दोबारा यहाँ पे आपने बनाया, इसको थोड़ा सा इधर, आप इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने लिखा टेस्ट T2 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, ऐसे हमने बनाया। तो जब जितनी बार वेरिएबल बनाओगे, अब इसके साथ ऐसे बताती हूँ, तो उतनी बार क्या होगा, यहाँ पे आपने एक बार एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो एक वेरिएबल है नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो कि है ए, तो एक ए के लिए मेमोरी स्पेस यहाँ बनेगा, फिर ए के लिए मेमोरी स्पेस एक यहाँ बनेगा। लेकिन बी के लिए बार बार अलग अलग मेमोरी स्पेस नहीं बनेगा। बी के लिए बस एक ही मेमोरी स्पेस है, जिसे T1 भी साझा करेगा और T2 भी साझा करेगा। तो इस तरीके से ए के लिए अगर आपने कहीं पे चेंज कर दिया, मान लीजिए आपने कहीं पे चेंज किया, आपने लिख दिया T1 डॉट ए इक्वल्स टू 30, फिर आपने कहीं पे लिख दिया, T2 डॉट ए इक्वल्स टू 40। तो क्या हुआ? ये कि इस वाले ए की वैल्यू हो गई कितनी? 30। तो यहाँ पे अभी चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपने कर दिया 40, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। यहाँ आपने 30 किया तो यहाँ चेंज नहीं हुआ, यहाँ 40 किया तो यहाँ चेंज नहीं हुआ, इस तरीके से। लेकिन अगर आपने कहीं पर भी ऐसा कुछ चेंज कर दिया, आपने लिख दिया T1 डॉट बी इक्वल्स टू 40.5f, तो क्या हो गया? यहाँ पे वैल्यू सीधे सीधे आके लिख गई 40.5f। तो अब अगर आप कहीं पे प्रिंट कराओगे, कहीं पे भी जाके अगर आप प्रिंट कराओगे क्या T2 डॉट बी, तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 40.5 भी मिलेगी, ना कि 0 मिलेगा। बात समझ आई? तो स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए बार बार मेमोरी स्पेस नहीं बनता है। स्टैटिक वेरिएबल्स सिर्फ एक बार मेमोरी स्पेस लेते हैं, बल्कि बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए बार बार मेमोरी ऑब्जेक्ट बनता है। स्टैटिक को विदाउट ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं क्या? जग गए हो क्या? हाँ, तब से क्या बढ़ा रहे हैं? क्लियर है सबको? टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्लियर है सबको? स्टैटिक, इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल सबको क्लियर है? रिप्लाई मी वंस। ओ, इसका चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, T2 डॉट बी इक्वल्स टू बी अपने आप क्या हो जाएगा, कहीं पे आप प्रिंट कराओगे अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आप लिखोगे सिस्टम सॉप लिखते हैं इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और कहीं पे अगर आप प्रिंट कराओगे T2 डॉट बी, तो भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा कि 40.5f मिलेगा? 40.5f मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है हमारे ऑब्जेक्ट्स और अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स पे काम करते हैं। तो अब मैं इसका एक लाइन में एक डिफिनीशन भी लिख देती हूँ कि डिफिनीशन जहाँ पे हम लिख रहे थे कि स्टैटिक वेरिएबल्स ऑलवेज डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड फॉर ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स variables only once memory space is occupied at the time of declaration of static variable। जैसे स्टैटिक वेरिएबल बनाओगे तुरंत उसके लिए मेमोरी आ जाएगी एक बार। दैट मीन्स कि
all object all object all object of the class shared the same memory space for static variable दैट मीन्स कि एक बार एक ऑब्जेक्ट के साथ किया गया चेंज दोबारा इफेक्ट करता है। आप लिख सकते हो क्लास, हमने लिख दिया टेस्ट क्लास, और इसमें स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनाया जाता है? तो स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, हम लिखते हैं स्टैटिक इंट ए, ये बन गया स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से t2.b की जगह b भी लिख सकते हैं। हाँ, t2.b की जगह b भी लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। t2.b की जगह नॉर्मल सिर्फ b लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें पूछ रहे हो ना कि t2.b की जगह t2.b की जगह सिर्फ b लिख सकते हैं। यस, सिर्फ b लिख सकते हो। यहाँ पे t1.b इक्वल्स टू लिखने के बजाय सिर्फ b लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लेगा। और कल का आपका टास्क रहेगा कि आप लोगों को थोड़ा, चलो कोई टास्क नहीं रहेगा कल का, टास्क आपका कोई नहीं रहेगा कल। आपको क्या, कल मैं सारे ऑपरेटर्स आपको एक दिन में पढ़ाने की कोशिश करूंगी, थोड़ा जल्दी पढ़ाएंगे उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है तो बहुत टाइम ले लेगा और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोग समझ जाओगे। तो कल हम ऑपरेटर आपको बताएंगे, और उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट फर्स्ट, स्क्रीनशॉट सेकंड। आपका कल का टास्क, सभी लोग जो क्लास कर रहे हैं वो सुने, कल का आपका ये टास्क रहेगा कि जो पुराने हमने 21 तारीख को और 22 तारीख को टास्क दिए थे वो सभी को कंप्लीट करके और हमारे पैनल पे अपलोड करना है। सभी को कंप्लीट करके हमारे पैनल पे अपलोड करना है। प्लीज सभी लोग आप लोग करिए, आप करोगे आप अच्छा सीख पाओगे, आप नहीं करोगे तो आप अच्छा नहीं सीख पाओगे। आप बस कहानी सुनने से कोई भी नहीं सीख पाया है आज तक, आप भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को आपको टास्क जरूर कंप्लीट करना, दोनों टास्क कंप्लीट करके, आज मैंने एक बताया भी, कंप्लीट करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो हाँ ठीक है आदित्य, मैं बता दूंगी। नेम शो नहीं हो रहा है तो नेम अगर नहीं शो हो रहा है तो प्रोफाइल अपडेट कर लो एक बार। जैसे ये तुम्हारा, अगर जैसे मान लो किसी का भी अगर नाम शो नहीं हो रहा है, मान लो एक ये स्टूडेंट है, हमने रन कराया, और अगर नेम शो नहीं हो रहा है तो ये प्रोफाइल है ना, देखो ये प्रोफाइल दिख रही है, अपडेट प्रोफाइल, इस पे क्लिक करके और ये नाम जहाँ पे डीवी दिखा रहा है वहां पे अपना नाम लिख लो। जैसे अमन नाम है इनका तो हमने लिख दिया अमन, और फिर हमने यहाँ से प्रोफाइल को अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया। अब ये अपडेट हो गया तो ये हो गया, और टास्क यहाँ पे दिख रहा है सबको, तो ये सारे टास्क जो हैं 21 मई और 22 मई, ये दोनों टास्क करके और यहाँ से सबमिट करना है। एवरीवन सभी लोग टास्क करके और सबमिट करेंगे। सबको समझ आया? ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पुराने वीडियो जिसने नहीं देखा वो देख लेगा, और दोनों टास्क करके सभी लोग सबमिट करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास, बाय बाय। व्हाट इज एप्लेट? एप्लेट इज ए स्मॉल जावा प्रोग्राम्स जिसमें आप कुछ प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, HTML की कोडिंग भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये जावा की जो प्रोग्राम आप बना रहे हो इसमें HTML के कोडिंग ऐड नहीं कर सकते, एप्लेट में ऐड कर सकते हो, समझाएंगे बाद में। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास एवरीवन। कल भी आप सेम टाइम पे सेम लिंक से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाय।